वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब चौधरी एहसानुल हक एडवोकेट, वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी, पंजाब बार कौंसिल। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप एहसान? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, और प्लेजर टू हैविंग यू। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बुनियादी इंसानी हकूक़ बेसिकली क्या हैं, ताकि ये शौक़ जो है हम अपनी आवाम तक पहुँचा सकें। ये वो राइट्स हैं जो इंटाइटल्ड हैं तमाम ह्यूमंस को रिगार्डलेस ऑफ कलर, क्रीड एंड जेंडर। पूरी दुनिया के अंदर ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना और प्रिंसिपल के तौर पे जाने जाते हैं। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, कोविनेंट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर कमीशंस मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशंस, और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है वो इसको इंश्योर करती है। इसके अंदर हमारे पास UDHR जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके 1 से लेकर 30 तक जो आर्टिकल्स हैं वो पूरी दुनिया में इंश्योर करते हैं, और वो यूनाइटेड नेशन जो है पूरी दुनिया के अंदर वॉच करती है कि कहीं इंसानी हकूक़ की वायलेशन ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये दुनिया बनी है, गरीब और महकूम तबका जो है वो ताकतवर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते नज़र आता है और अपने राइट्स की बात करते नज़र आता है। होना तो ये चाहिए था, जो आज मॉडर्न वर्ल्ड है और दुनिया ग्लोबल विलेज है, हमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर बात करने की बजाय, प्रोटेक्शन पे बात करने की बजाय, हम ये बात करते हैं लोगों को ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए हुकूमतों ने, इंटरनेशनल कमीशंस ने या दीगर अदारों ने ये चीज़ें की हैं, और लोग बड़ी जो पहले जो तकलीफ़ में थे आज वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स आर सेम, आज भी वही लोग मसाइल हैं, लेकिन वक़्त, फिनोमिना और चीज़ें कुछ थोड़ी सी वो बदल गई हैं। बाकी आज भी लोग उसी तरह परेशान हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, हमारे पास ओवर लेजिस्लेशंस मौजूद हैं इसके ऊपर। एंटी रेप एक्ट हमारे पास आया, जेवेनाइल का हमारे पास आया, ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे पास है, और तकरीबन इस तरह के 10 से 12 एक्ट्स और प्रोविज़न जो हमारे पास लेजिस्लेशंस हैं वो मौजूद हैं। आप मीडिया हमसे ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस रखता है कि लोगों के मसाइल आज भी वही हैं जो आज से 50 साल पहले महकूम लोग के हुआ करते थे। आज भी हमारे थाने, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी कचहरियाँ या हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे किसी शख्स को रसाई हासिल करने के लिए या तो कोई किसी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसे सिफारशी कल्चर कहा जाता है, या अपने पैसे के बुनियाद पे अपने हकूक़ को ख़रीदने की वो कोशिश करता है। और इस असना के अंदर गरीब और महकूम लोग वो एक सवालिया निशान ना सिर्फ बन के रह गए हैं, बल्कि हसरत की जीती जागती तस्वीर है। पूरी दुनिया सिर्फ इस पे बात करती नज़र आती है, सेमिनार्स होते हैं, UDHR के ऊपर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े मुल्क इसके ऊपर बायलैटरल डायलॉग करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, लेकिन लोगों के मसाइल मेरी नज़र में हमारे पास अक्सर लोग अपनी कंप्लेन लेके आते हैं और हमें अप्रोच करते हैं। जब आप उनकी बात सुनेंगे, औरतों के हकूक़ के हवाले से हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या हमारे पास अक़लियतों के हवाले से कुछ ऐसी लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं, या दीगर जितने भी ऑफिसेज़ में लोगों के मसाइल हैं, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज़ हैं, या इवन के आप अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जाके पिटिशंस को चेक करें तो लोगों की बेशुमार और मुल्कों की भी आपस में ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो सर्द जंग चल रही होती है। जैसे अभी आपने इतनी चीज़ें जो हैं एक साथ गिनवाई हैं और बिल्कुल ये दुरुस्त हैं। जैसे आपने कहा माइनॉरिटीज़ की बात करें, अगर हम जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आती हैं, या जो डिफरेंट है, जैसे आपने कहा रेप केसेस हैं उनके बारे में बात कर लें, हरासमेंट की बात करें, ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे जेंडर इक्वालिटी की बात हो जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात हो जाए, अगर इन सब चीज़ों को हम करें, कानून हर चीज़ के लिए मौजूद है। आपको भी पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कानून मौजूद ना हो। इन पर कितने चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कानून अमल दरामद करता है? अच्छा, आपने जितनी अभी बातें की हैं राइट्स की नुमाएँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि हम लोगों को मिलते रहते हैं। पिछले दिनों मैंने कुछ 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया, और टॉप नॉच जो वहाँ की बच्चे थे, जिनको आप स्टूडेंट के एलीट्स कह सकते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर भी हमारा 2% ही वो गिने जाते हैं, हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ। मेरा उनसे ये क्वेश्चन था कि आप ये बता सकते हैं
कि कितने इंसानी हकूक़ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको आगाही है। उनमें से बच्चों ने तकरीबन 4 से 5 मुझे इंसानी हकूक़ गिनवाए, जो कि बड़ी स्टॉनिश्ड बात थी मेरे लिए, और उन्हें बेसिक अपने इंसानी फंडामेंटल राइट्स का पता ही नहीं है। अब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर जो हमारे पास आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक जितनी लेजिस्लेशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करती है, वो ह्यूमन राइट्स के तौर पे भी जाने जाती हैं। अच्छा, उनके अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं? उनके अंदर हमारा राइट टू मूव, राइट टू स्पीच, उसके अंदर हमारा राइट टू ट्रेड, राइट टू प्रॉपर्टी, अक़लीतों का, जैसे अभी आपने बात की कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं। कायदा आज़म की भी इसके ऊपर वाज़ेह डायरेक्शन हमारे पास मौजूद है कि आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप उसमें अपनी इबादत करने के लिए आज़ाद हैं। हाँ। और इस्लाम भी हमारा यही कहता है। अब ये मुतशद्दद कहाँ हुआ, कहाँ पे इसकी वायलेशन हुई और कहाँ पे इसका अमल नहीं किया गया, ये तमाम जो सोसाइटी के मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उन सारों को बैठ के सोचना चाहिए। अब पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त मुल्क है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। 60% हम जो यंग लॉट वो दुनिया में सिर्फ हम रखते हैं। अब जब इतना टैलेंट आपके पास मौजूद हो तो क्या वजह है कि लोगों को, जैसे अभी आपने माइनॉरिटीज़ की बात की, हमारे फ्लैग के अंदर 2 कलर हैं, एक ग्रीन है और एक वाइट है। अच्छा, एक बड़ा इशू जो माइनॉरिटी का मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, इनका जो बरियल प्लेसेस हैं, इनके दफन करने की जगह वो अलग अलग होनी चाहिए। अब अक्सर जगहों पे और पाकिस्तान पूरे के अंदर आबादी का तनासुब जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आप मुझे इसकी स्टैटिस्टिक्स या कोई अदारा भी अगर मेरी तस्दीक करना चाहे मुझे बता दे कि लाहौर के अंदर हमने क्रिश्चियंस के लिए कितने बरियल प्लेसेस सेपरेट बनाए हैं ताकि वो अपनी रसूमात के मुताबिक अलग जगहों पे अपने लोगों की तदफीन करें, और मुस्लिम्स के लिए कितने हैं। तो क्या अब यहाँ अब ऐसे हैं ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी जो जगह वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे अक्सर जगहों पे जो मैंने देखा, ख़ासकर रायविंड तहसील के अंदर, चूँकि लाहौर की तहसील है, वहाँ पे हमने अक्सर ये देखा कि कब्रिस्तानों के अंदर क्रिश्चियंस जो भी हैं वो भी मुसलमानों के साथ अपने जो उनके बरियल प्लेसेस के तौर पे यूज़ करते हैं, और वहाँ पे अक्सर ये चीज़ झगड़े का बायस बनती है और फसाद का बायस बनती है। और फिर वो कई दफ़ा लोग रात को आके अपना जो भी रसूमात अदा करते ताकि लोगों को पता ना चले। अब देखें, हर शख्स इस मुल्क के अंदर बराबर का शहरी है और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये ना सिर्फ इंश्योर हम कर रहे हैं, ना सिर्फ UDHR कर रहा है, बल्कि ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की विल के मुताबिक चाहिए ये कि तमाम शहरियों को जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं कम अज़ कम वो तो प्रोवाइड किए जाएँ, वो अपनी डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, वो अपनी डिग्निटी के साथ अपना प्रोफेशन, ट्रेड, राइट टू एजुकेशन, वट एवर दे वांट टू डू, जो वो करना चाहें उन्हें करने की आज़ादी हो। और यहाँ पे कुछ ऐसे तबकात हैं, लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए हैं और वो ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। वो गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज़ करते हैं और जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रेशराइज़ करते हैं। मिनॉरिटीज़ सिर्फ वही नहीं है जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, मिनॉरिटीज़ यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनको ये हमेशा स्नब करने की कोशिश करते हैं। तो रियासत को चाहिए कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि तमाम जो शहरी हैं वो बराबर के हकूक़ को इंजॉय कर सकें। हम देखते हैं हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके बारे में आपने सब गिनवाया और जिक्र किया, उसके बारे में हमें शायद सिर्फ 1 या 2 का पता है, और जो प्राइमरीली आ जाता है वो हमें ये पता है राइट टू वोट, कि हमारा ये हक है, हमने ये देना है। उसके बाद जो राइट्स है वो हमें नहीं पता। कोई रात को हमारे घर में घुस रहा है या हमारे घर की तलाशी ले रहा है, उस पर हमें नहीं पता कि हमने रिएक्ट कैसे करना है। हम थाने में जा रहे हैं, अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है या उस पर उस तरह से जो शिकायत है वो दर्ज नहीं कर रहा है, हमें ये मालूम नहीं है कि वहाँ पे कैसे हमने रिएक्ट करना है, कि क्योंकि ये मेरा राइट है, मैं अपने काम के लिए आया हूँ, तो वहाँ पे हम चीज़ें नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें उस बारे में अवेयरनेस उस तरह से नहीं दी गई है। हमें सिर्फ यही पता है कि इलेक्शंस आएंगे, हमने उस पर वोट डालना है और सिर्फ 5 साल बाद हम उस राइट को यूज़ करते हैं। जैसे भी मैं जी आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। हमारे पास राइट टू वोट जो है, इलेक्टोरल जो कॉलेजेस बने हैं या जो हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, अब तो लोगों को ये भी बड़ी शिकायत है हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन पटिशन्स के ऊपर, उसकी बेज़ाब्तगियों के ऊपर। इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये यूनानिमसली सब के लिए। अगर जैसे अभी आपने बात किया कि आपका हाउस स्ट्रेस पास होता है,
पुलिस बगैर वारंट के आपके घर में दाखिल होती है, कोई शख्स आपको हिरासमेंट करता है, परेशान करता है, आपको ट्रेड, आपको प्रॉपर्टी या आपको मूव करने के अंदर कोई हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, वो ख्वाह हुकूमत वक्त की जानिब से हों या उसके डिपार्टमेंट्स की जानिब से हों, तो आपके पास क्या रेमेडी बचती है जो आप अवेल करके, आपके पास एक रेमेडी है, वो आप कोर्ट्स के जो डोर्स हैं उनके ऊपर नॉकिंग करेंगे। हमारे पास जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 199 है, वो हमें ये राइट इंश्योर करता है कि हम हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फिर हमारे पास 184 का क्लॉज 3 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोर नॉक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पुलिस है, एजेंसीज़ हैं, FIA है, नैब है, या कोई भी अदारा जो अपने आप को गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर डिक्लेयर करता है, वो अपनी राइट्स से अब्यूज़ करता है, वो अपने हाथ से तजावुज़ करता है और शहरियों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके वायलेट करता है। इवन के अगर किसी जगह पे फोर्स्ड लेबर होती है या स्लेवरी के तौर पर किसी को यूज़ किया जाता है, चाइल्ड लेबर के तौर पे यूज़ किया जाता है, लोगों को उस तरह की तालीम जो राइट ऑफ एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, फिर भी ये सारी चीज़ें हम कोर्ट के जो डोर्स हैं उनके नॉक करके कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से अपने इश्यूज़ के रीड्रेसल कर सकते हैं। सही हो गया। जैसे अभी स्टार्ट में आपने कहा था कम उम्र बच्चों को जिस तरह से सजाएं होती हैं, उनके बारे में भी जेवेनाइल बनाई जाती है, उसके बारे में भी उनके राइट्स होते हैं, उनको कैसे सरेआम नहीं लेकर आना, मंजरेआम पर नहीं लेकर आना, अंदर जाकर उनकी स्टडी पे या उनको क्या हुनर सिखाना है, इसके बारे में भी राइट्स होते हैं। लेकिन वालिदैन को नहीं पता होते हैं कि उनको किस तरह से आगे लेकर चलना है, या फौरी तौर पर वकील जो है स्टेट की जिम्मेदारी होती है उसने उनको देना होता है। अब सेकेंडली हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे माशरे में जिनको हम माशरे का हिस्सा तो समझते हैं लेकिन उस तरह से प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं उनको। जैसे किराएदार की बात करते हैं, जो किराएदार रह रहे होते हैं उनके भी हकूक होते हैं, या कोई ऐसा हक है, उनके ऐसे राइट्स हैं जब पता हो कि इस बिल्डिंग का मतलब जैसे कि इतना मरला है, इससे ज़्यादा किराया नहीं बढ़ाया जा सकता या इतना ही किराया रखा जा सकता है। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये अगर आप इकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़ें तो ये सब्जेक्ट उधर जाएगा कि डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे चीज़ें जानी जाती हैं। पूरी दुनिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी जो कल्चर है होटल्स का, और आप रेंट पे कोई भी प्रेमिसेस, फ्लैट्स या शॉप्स या कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलता है। चलें, इसके ऊपर तो हमारे पास लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है कि आप सर्टन एरिया के ऊपर इतना जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं और चीज़ें डिटरमाइंड कर सकते हैं। ये लोगों के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत चीज़ें चलती हैं। किराएदार के जो राइट्स हैं, हमारे पास दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हमारे पास टेनेंट और लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मालिक है और टेनेंट जो इसके अंदर मौजूद है। अब लैंडलॉर्ड के पास ये बिल्कुल राइट नहीं है कि बग़ैर परमिशन के, और अगर उनके घर कोई पर्दादार ख़तून है या इवन के उनकी रहाइश उसके अंदर वो एज अ रेजिडेंस उसको यूज़ कर रहे हैं, वो बग़ैर परमिशन के उसके अंदर नहीं जा सकता और उनको अपने तौर पे वहाँ से इजेक्ट नहीं कर सकता। अगर उनका आपस में कोई इशू अराइज़ होता है, वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में जाके पिटीशन फाइल करेंगे, वहाँ से कोर्ट ऑर्डर के तहत उनसे इजेक्टमेंट जो है वो इजेक्टमेंट के लिए वहाँ से ऑर्डर लेके फिर उनको इजेक्ट उधर से करवाएंगे और फिर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग के तहत बैलफ मुकर्रर होगा, उनको बुलाया जाएगा, सुना जाएगा, वो अपना जो वो जो अदर किराएदार है वो अपना रेंट कोर्ट के अंदर जमा करवाया करेगा। अगर वो नहीं करवाएगा फिर कोर्ट उसके ऊपर इजेक्टमेंट के ऑर्डर देगी, बैलफ के थ्रू जाके वो अपना जो कब्जा है वो वापस लिया जाएगा। सही हो गया। पूरे राइट्स हैं इसके ऊपर भी। ठीक हो गया। और पुलिस भी कभी भी कब्ज़े के अंदर, यानी जहाँ पे कोई पोजेशन किसी के पास मौजूद है, हैविंग सेड ऑफ डैट के उसके पास इंटाइटलमेंट है या नहीं है, विदाउट हैविंग एनी कोर्ट ऑर्डर्स पुलिस उसके अंदर इंटरविजन नहीं कर सकती और पुलिस खुद से किसी को जाके वहाँ से इजेक्टेड नहीं कर सकती। तो आम शहरी जो है अपने जो राइट्स हैं उसको कैसे सिक्योर कर सकता है और हम उसको कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं? देखिए, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब आप मीडिया के लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे आप सिलेबस के अंदर आज भी वही पाक स्टडीज़ है, वही नॉवेल्स हैं, वही चीज़ें हैं। हमारे पास एक जो बहुत बड़ा फिनोमिना है, एक हमारे पास इंग्लिश मीडियम है, एक हमारे पास उर्दू मीडियम है, एक हमारे पास मदरसा सिस्टम है। अब ये तीनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे, बड़ा अच्छा इनके पास नॉलेज होगा, काम कर भी रहे होंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन भी होगी, लेकिन आपस में जब ये अपने कैरियर कंप्लीट करके एक स्टेज पे आके इकट्ठे होते हैं, जब सर्विंग के तौर पे किसी भी डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए आते हैं, फिर इनके अंदर क्लैशेस आते हैं, क्योंकि
एक निसाब ये हमारे निसाब के अंदर हमारा जो किताबी निसाब है जब उसके अंदर यकसानियत नहीं होगी, तमाम सूबे मिल के फेडरल बोर्ड एक बने और तमाम एक ही तरह का निसाब हो, वो एक ही तरह की नेशन बिल्डिंग करें, और जब नेशन बिल्डिंग होगी उसके अंदर हम बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएं, उनको हम साइबर क्राइम्स जो आजकल गैजेट्स के ऊपर बड़े ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, अपना साइबर लॉज के ऊपर उनको अवेयरनेस दें, बेसिक इंसानी हकूक़ को उनको बताएं, हम उनको दुनिया की उन शख्सियात से रोशनास कराएं जिनकी कंट्रीब्यूशन है, हम उनको ताकतवर लोगों, कामयाब लोगों, और इवन के वो लोग जिन्होंने कोशिश की लेकिन अपने दौर पे नाकाम रहे, हम उनको बताएं ताकि वो उनके तजर्बात से हासिल करें कि वो किस वजह से फ़ेल हुए। जब लोग को अवेयरनेस आएगी, मीडिया, टीचर्स, अपना हमारा मिंबर, महराब और इंटेलेक्चुअल्स और सहाफ़ती दोस्त, तमाम लोग जिनकी मुआशरे में सुनी जाती है, जब तक वो बात करके लोगों को अवेयरनेस नहीं ना क्रिएट करेंगे तो लोगों को इन चीज़ का पता ही नहीं होगा। मैंने आप सर्च की, यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप नॉच बच्चे थे वो मुझे 4 से ज़्यादा बेसिक इंसानी हकूक़ नहीं बता सके, हमारे पास 8 से 28 तक हैं। तो जब उनको नहीं पता होगा तो लोगों को क्या पता होगा? लिटरली ऐसा ही है। इसके बारे में अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, इसके बारे में इंटरनेशनल लेजिस्लेशन जो है वो क्या है? इंटरनेशनल लेजिस्लेचर, जैसे मैंने अभी भी अर्ज़ किया, UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको इंश्योर करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। वो आज करती है, उन्होंने कमीशंस बनाए हैं, उन्होंने कोविनेंट बनाए हैं इकनॉमिक और सोशल, उसके ऊपर वो सारे इसको पूरी दुनिया के अंदर अपने कमीशन अपॉइंट करते हैं, और उस रिपोर्ट्स के ऊपर अगर देखें वो फिर एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी करते हैं कि पाकिस्तान किस नंबर पर है, और जहाँ पे ह्यूमन राइट्स, अब TV पे अपने मुल्क का अगर नाम बताऊँगा, यकीन करें मुझे शर्म आती है कि हम किस नंबर पर फॉल करते हैं। तो चाहिए ये कि अपने तौर पे जो हमारे रियासती अदारे हैं वो मिल के इस मुल्क को अपना समझें। इस मुल्क के लिए हम सब ने, बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और हम कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं इसकी बेहतरी के लिए, ताकि हम उस रैंकिंग के ऊपर आएँ। हमारी बहुत ज़्यादा लोवेस्ट रैंकिंग है। हमारे पासपोर्ट का अगर आप लेवल देखें, हमें खुद इस चीज़ का बताते हुए शर्म आती है कि जब हम बाहर किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं किस तरह हमें इन क्वेश्चन किया जाता है और किस तरह हमसे पूछा जाता है। और उसमें सिर्फ एक कंट्रीज़ का भी गुनाह नहीं है, हमारे लोगों का भी गुनाह है जिन्होंने जाके इस तरह की डंकीज़ लगाई, गलत काम किए और गलत एफिडेविट दे के वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते हैं, और वहाँ से फिर वो पेनलाइज्ड होते हैं। और जो अच्छे शहरी हैं, जो कंट्रीब्यूट वाकई करना चाहते हैं, जिनका बिज़नेस के अंदर भी एक सिस्टम है, या टूरिज़म, कल्चर या किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए भी आसानी हो। तमाम मुआशरे को इसके ऊपर मिल के सोचना चाहिए कि बैसियत नेशन हम सब किधर खड़े हैं। सही, हमारे पास लास्ट मिनट है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मेरी अर्ज़ यही है, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इन चीज़ को हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बेहतरी आए, अदारों के अंदर बेहतरी आए, लोगों की ज़िंदगी में आसानी आए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी एहसानुल हक प्रोग्राम में आने के लिए, और बड़े अच्छे तरीके से आप बात करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो ये टॉपिक था इसको बड़े ब्रॉड सेंस में आपने सामने रखा है। और आप जैसे भी यंगस्टर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अब मुल्क कौम की तरक्की में अपना पार्टिसिपेशन जो है वो भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम।